Today we will be discussing 0580 IGCSE extended paper 2-1 as the exam is in May first week. So मैंने सोचा कि हम एक कुछ past papers भी discuss कर लें. So now let's start with the paper. अच्छा, in both of the papers you can use the calculator. So this is May June 2014 paper 2-1 extended. Okay, now let's begin with the first question. Okay, now in the first question, the question is use your calculator to work out under root 3/4 plus 2 minus power -1. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिंपली कैलकुलेटर में रूट 3/4 सब्सटीट्यूट कर लें. ठीक है, प्लस 2, अच्छा रूट के बाहर है. ठीक है, 2, सो इट विल बी प्लस, अच्छा अब आप चाहें सो यू कैन डू 2 पावर -1 और इधर यू कैन डू 1/2. इट्स अप टू यू. ठीक है, अगर आप चाहें तो पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं इस तरह. अगर आप चाहें तो इन कैलकुलेटर यू कैन राइट 3/4 प्लस 1/2. आप इस तरह भी लिख सकते हैं और 2 पावर -1 भी लिख सकते हैं. आंसर विल बी द सेम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So after solving this, answer is coming 1.3660, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे to 2 decimal places, so it will be 1.37. Okay, now let's move towards the next question. Next question में they have given you the equation which is y equals to 2/x square plus x square over 2, और यहाँ पे x की वैल्यू given है and they said to give your answer in mixed fraction. मीन्स y की वैल्यू निकालनी है बिकॉज इक्वेशन इज इक्वल्स टू y, और जिसमें y अननोन है, हमें निकालनी y की वैल्यू है, लेकिन हमें फाइनल आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सो इट विल बी y इक्वल्स टू 2/6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ओवर 2. सो इट विल बी y इक्वल्स टू 2/36 प्लस 36/2. ठीक है, सो अब चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसे. ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा 1/18 प्लस 18. सो टेक्निकली इट विल बी इन द मिक्स फ्रैक्शन इट विल बी 18 होल 1/18. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है. शिफ्ट 2 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल्स टू एंड मल्टीप्लाइड विद 11. So it will be 22. So n minus 2 equals to 22. So n equals to 22 plus 8. So the value of n is 30. अच्छा, यहाँ पे आंसर फॉर्म में जहाँ जगह के ना वही लिख देते हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी इसको सिग्निफिकेंट फिगर में करें, टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करें. करेक्ट कैलकुलेशन करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अच्छा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर की बात ये है कि हमेशा याद रखें, अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर बात हो रही है तो पहले नंबर छोड़ के दूसरे को देखना है. ठीक है, अगर दूसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा है सो आप पहले वाले को राउंड ऑफ कर लेंगे. सो इट इज़ 4.8, तो 4.8 आपका बन जाएगा 5, और इसी तरह 1.98276 आपका बन जाएगा 2, और 16.83 जो है वो आपका बन जाएगा 20. ठीक है, तो अब ये सिंपल हो जाएगा आपका 5 × 2/20. सो इट विल बी 1/2 विच इज़ 0.5. अच्छा, आंसर जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में लिखना नहीं था, हाँ लिखना था, सॉरी नेक्स्ट वाले पार्ट में आंसर लिखना था, मैंने पहले वाले पार्ट में भी लिख दिया है. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें स्मॉलेस्ट फर्स्ट लिखनी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है. अगेन आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो इफ़ यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर, मैं तो अभी बगैर कैलकुलेटर की भी आपको करके दिखा रहा हूँ. सो 0.5 स्क्वायर मीन्स 0.25. ठीक है, अच्छा कभी कभार खुदा ना खास्ता होता है कैलकुलेटर नहीं होता, तो अगर हम चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा. एंड आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप सिंपल कैलकुलेटर में ही कर लो. सो 0.5 स्क्वायर इज़ 0.25. पहले मैं देख रहा हूँ कौन सी वैल्यू कितनी है. ठीक है, 0.5 क्यूब इज़ 0.125 एंड क्यूब रूट ऑफ 0.5 इज़, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्यूब रूट क्या आ रहा है. इट्स कमिंग 0.793, विच ओके 79 ही कर सकते हैं हम. अब देखा जाए तो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, दैट्स 0.5 स्क्वायर. ओके जी, 0.5 स्क्वायर विच इज़ 0.25. ठीक है जी, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे आएगी हमारे पास क्यूब विच इज़ 1.25. ओके जी, ओके सो अब यहाँ स्टार्ट करना था हमने स्मॉलेस्ट से, तो अच्छा मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया था. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से 0.5 विच इज 0.125. ठीक है, देन 0.5 स्क्वायर, देन 0.5, देन
क्यूब रूट 0.5 क्यूब, ठीक है जी। ओके जी, सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर पार्ट 2। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि कार्लो चेंज 800 यूरोज इनटू डॉलर्स फॉर हिज हॉलीडे व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 1 यूरो इज टू 1.50, ठीक है। तो अब अगर उसके पास 800 यूरोज़ थे, जैसे कि उसने बोला हुआ है कि 1 यूरो जो है वो 1.50 डॉलर्स का है, तो अगर उसने $800 एक्सचेंज कराए हैं तो उसे कितने यूरोज़ मिले होंगे। हम पहले ये चेक कर लेते हैं, 800 टाइम्स 1.50 करके, सो इट्स कमिंग 1200, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि उसका ट्रिप कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जब ट्रिप उसका कैंसिल हो गया तो उसने अपने, आप कह लो कि यूरोज़ को डॉलर्स को आप कह लें कन्वर्ट करा लिया है। ही चेंज ऑल इज डॉलर्स बैक इनटू यूरोज़, ठीक है। डॉलर्स को उसने वापस से कन्वर्ट करा लिया है, और जब उसने कन्वर्ट कराया तो उसे 750 यूरोज़ मिले। तो वो पूछ रहे हैं कि 1200 डॉलर्स से उसको किस रेशो से मल्टीप्लाई किया होगा कि उसे 750 यूरोज़ वापस मिले हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एक्सचेंज रेट ऑफ दैट पॉइंट। सो 750 ओवर 1200, सो दैट्स कमिंग 0.625। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, मेक एक्स द सब्जेक्ट। इसमें बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, आइडेंटिटी ओपन ना करें, ठीक है। हम आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे। ओके वेट, यहाँ पे हमने एक सिंपल सी गलती ये कर दी कि उसने कहा है कि उसको 750 यूरोज़ रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 x टाइम्स 750, तो 750 को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। सो इट्स कमिंग 1.6, ठीक है। क्योंकि वो क्या रहे हैं, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि ही चेंज ऑल हिज डॉलर्स बैक इनटू यूरोज़ एंड रिसीव 750, फाइंड द न्यू एक्सचेंज रेट। अगर उसे 750 मिले हैं डॉलर को एक्सचेंज कराने पे, तो बताएं वो एक्सचेंज रेट क्या होगा। मतलब कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 750 से, उसे 1200 मिले, ठीक है। तो इसलिए हमें वो एक्सचेंज रेट निकालना था। सो दैट्स 1.6। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सिंपल क्या करना है, आपने सबसे हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो यू डोंट हैव टू ओपन द आइडेंटिटी, जस्ट शिफ्ट +6 on the other side of the equals to, so it will be y minus 6 equals to x minus 4 whole square। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं हम। सो इट बी रूट y minus 6 equals to x minus 4। अब हम -4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो इट बी y minus 6 plus 4 equals to x, ठीक है जी। सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो इट विल बी 4 प्लस रूट, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने पहले लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हो। Okay, now let's move towards question number 8. Question number 8 में you just have to find the simplest fraction form. So you take out the LCM. So it will be 2x plus 2 minus 2x over x times x plus 1. 2x cancel. So मेरा final answer हो जाएगा 2 over x times x plus 1. Okay जी. Now let's move towards the next question. Okay जी. So now the next question is question number 9. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं, अ बस कंपनी इन दुबई हैज़ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग टाइम्स, कैलकुलेट अ टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट द कंपनी ऑपरेट्स इन 1 वीक। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, सबका पहले आवर्स निकाल लेते हैं कि कौन कितने घंटे चल रही है। तो तकरीबन आप कह लें 18 घंटे ही चल रही हैं, ठीक है। मैंने इनका डिफरेंस निकाल लिया है, आप चाहें तो आप फिंगर टिप से भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये 18 नहीं है, सॉरी। ओके जी, सो इट विल बी 11। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। सो इट इज़, अच्छा डायरेक्ट करना चाहो तो ये कर लेते हो, 18 6 टाइम्स आ रहा है, और फिर आप 11 ऐड कर लो, सो इट विल बी 119 आवर्स, ठीक है जी। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स the next part. Write the starting time on Friday in the 12-hour clock. Starting time of Friday is 13. 12 o'clock में 13 होता है, वो हो जाता है 1, ठीक है। So it will be 1 PM, सही है, दोपहर के 13 बजते हैं। Okay, now let's move towards question number 10. Question number 10 में what you have to do, you just have to take out the common. So A is common here, so this will be x plus y. B is common here, so again x plus y. So a plus b and x plus y.
सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो कि जी आंसर कहाँ गया. सो आप क्या करेंगे? अच्छा, इन जैसे सवालों के लिए आप पता है अपनी आसानी के लिए क्या किया करें, आप कॉमन ले लिया करें. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x-1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 3 टाइम्स x-1 प्लस 1, क्योंकि एक x-1 बाहर निकल चुका है. सो x-1 एस्टिस रहेगा, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके सॉल्व कर लेंगे हम. सो दिस विल बी x-1 टाइम्स 3x-2. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं? ट्राइंगल हैज़ अ साइड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लार्जेस्ट एंगल. ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी ये 2 है, ये 8 है और ये 9 है. कुछ भी बना सकते हैं. और वो लार्जेस्ट एंगल मान रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का एंगल. सो दिस इज द एंगल. अब यहाँ पे वी हैव टू यूज़ द कोसाइन रूल, एंगल वाला. सो एंगल वाला कोसाइन रूल इज cos A equals to b square plus c square minus a square over 2bc. ओके, माइनस में वो साइड हम रखते हैं जिसका हमें एंगल निकालना होता है. सो cos A equals to 2 square plus 8 square minus 9 square over 2 times 8 into 2. Okay, now let's find out the answer. अच्छा, आपको क्या करना है? ये तो मैंने रफली बनाया, ये आपको ड्रॉ भी करना है. ठीक है, ये आपको ड्रॉ भी करना है. मतलब 9 सेंटीमीटर का बेस लेंगे और फिर एक 8 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, एक 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे. ठीक है, और फिर आप कह लें कि उस ट्राइंगल को आप प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे. ओके, सो 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 इंटू 8. सो शिफ्ट कॉस इनवर्स, सो इट्स कमिंग 113.96. Okay जी, so it's coming 113.97 ही कर लेते हैं. ठीक है जी. So now let's move towards the next question. ओके जी, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इट्स क्वेश्चन नंबर 12. इंडाइसिस का सवाल है. इंडाइसिस में जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं p की वैल्यू है हमारे पास 4 टाइम्स 10 पावर 5 और q की वैल्यू है 5 टाइम्स 10 पावर 4. अच्छा, जिनकी बेसिस सेम है, जैसे कि 10 और 10 बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आप ऐड कर दोगे. और जो दूसरे नंबर्स हैं इनकी बेसिस सेम नहीं है, आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे. सो 4 टाइम्स 5 इज़ 20 एंड दिस विल बी 10 पावर 9. दे सेड यू टू गिव यू आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए. सो इफ़ वी आर शिफ्टिंग द पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वील ऐड द पावर. ठीक है, सो पावर में 1 ऐड हो जाएगा. सो फाइनल आंसर विल बी 2.0 इंटू 10 पावर 10. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आप चाहो तो कैलकुलेटर में ही पूरा डाल सकते हो. Okay, now let's move towards the next part. It's saying q upon p. So the value of q is 5 into 10 power 4 over 4 into 10 power 5. So 5 divided by 4 gives you 1.25 and 4 minus 5 gives you power minus 1. Okay. सो अच्छा, यहाँ पे भी उसने बोला हुआ है कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है. तो ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर है. सो आप इसको एज इट इज़ ही कॉपी कर दोगे. ओके जी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एंगल OCA. ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सर्कमफेरेंस का डबल आपका सेंटर होता है. सो दिस इज़ आवर सेंटर. सो 58 टाइम्स 2 गिव्स यू 116 विच इज़ आवर सेंटर. तो अब देखा जाए, सो दिस इज़ 116. अब ये रेडियस की लाइन है. सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो टू फाइंड दीज टू साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल वी हैव टू सबट्रैक्ट 116 फ्रॉम 180 एंड देन डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी 32. सो दिस इज़ 32. ठीक है जी. अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. अब दूसरे पार्ट पे जब आते हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल बता दें क्या है. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रॉपर्टी चल रही है, 4 साइडेड फिगर वाली. इसके चारों कॉर्नर टच कर रहे हैं. सो अगर ये 58 है तो 180 से माइनस करूँगा तो मुझे इसके सामने वाला D मिल जाएगा. सो टू फाइंड एंगल D, 180 माइनस 58. सो दिस इज़ 122. अब देखा जाए तो मुझे ये एंगल भी मिल चुका है और ये भी ऑलरेडी गिवन है. हम इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दें
तो मुझे दूसरा एंगल भी मिल जाएगा. So 180 minus 122 minus 23 gives you 35. So the final answer is 35 degree. Okay, now let's move towards the next question. Okay. अब यहाँ पे सवाल में उसने कहा हुआ है कि परपेंडिकुलर ग्रेडियंट जो है ऑलरेडी गिवन है, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाएं. अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है, फिर उसका परपेंडिकुलर करते हैं. लेकिन ये 2 स्टेप्स यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है. फिर हमें निकालना होता है मिड पॉइंट, ठीक है, बिकॉज यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है तो हमें मिड पॉइंट निकालना होगा टू फाइंड द इक्वेशन. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला x2 + x1 over 2 y2 + y1 over 2. So now the midpoint is 9 and 4. Now again we have to use the formula y अच्छा, y = mx + c भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे y - y1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम ही सवाल का आंसर आएगा. So y will remain as it is, y1 will be 4 which is the midpoint, and m is your perpendicular gradient, and x will remain as it is and x1 will be 9. ठीक है, अब पहले मैं 3 को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ. सो ये बन जाएगा 3y - 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 18. सो 3y = 2x - 18 + 12. So the answer will be 3y = 2x - 6. So this will be our answer for this question. ओके जी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपल है, इनइक्वालिटी 5 को राइट साइड पे भेज देते हैं. सो ये जाएगा 21 + x ग्रेटर देन 5x + 5. ना x वाले नंबर्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लें. सो इट विल बी -4x = -16. ऑलवेज रिमेंबर, जब दोनों तरफ माइनस साइन हो और उसको हम कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर के साथ हमारा साइन फ्लिप कर जाएगा. सो उसने आपसे इंटीजर्स ही पूछे हुए थे. लेस देन 4 कितने इंटीजर्स हैं आपके पास? 0, 1, 2 एंड 3. सो दिस इज आवर आंसर. ओके जी, now let's move towards the next question. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन आपने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले पावर 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से. ठीक है, कर दिया और ये बन गया p⁴. तो ये हो जाएगा 2^12 = p⁴. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, √4 ऑन बोथ साइड लेंगे टू रिमूव द पावर 4 ऑफ p. तो ये तो रिमूव हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 2^12 × 1/4. अगर हम रूट हटाएंगे तो पावर 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 1s and 2 3s और ये p एज इट इज़ रहेगा. सो 2³ is 8 and the value of p is 8. Okay, now let's move towards the next part of this question. So here q² + q² gives you 2q² over q⁴ टाइम्स q⁴. हमेशा याद रखें इन जैसे सवालों के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, आप कह लें कि जब बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4. सो विल बी 2q² over q⁴. ठीक है, अब बेसिस सेम है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हम सिंपल 2 - 2/4 कर लेंगे. टेक्निकली ये 1/2 ही होगा. सो विल बी 2 4 - 1/2. So answer will be 2q⁴. Okay, now let's move towards the next question. Okay, now in this question वो क्या कह रहे हैं कि there are 24 holidays in Thailand. ठीक है, टोटल 72 हॉलीडेज हैं, इसमें 24 थाईलैंड के हैं. तो बोल रहे हैं प्रूफ करो कि थाईलैंड का एंगल जो है 3, आप कह लें कि 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फॉर दिस यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला नंबर over total into 360. Whenever you have to find the angle, you have to multiply it by 360. So it will be 24 over 72 into 360. अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं. So 24 over 72 into 360 it's coming 120 degree. ठीक है जी, प्रूव हो गया. अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं. दूसरे पार्ट पे कह रहे हैं द सेक्टर एंगल ऑफ मलेशिया इज़ 150. ठीक है जी, मलेशिया का एंगल 150 है और वो कह रहे हैं सेक्टर एंगल फॉर सिंगापुर इज़ ट्वाइस द सेक्टर एंगल ऑफ हांगकॉन्ग. तो अगर हांगकॉन्ग का सेक्टर एंगल x है तो सिंगापुर का 2x हो जाएगा.
तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम सारी जो भी एंगल्स गिवन है सबको ऐड कर लेते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर को, ठीक है। सो दिस इज़ 120, ओके जी। और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू 360 रखे, बिकॉज सम ऑफ द सर्कल ऑफ द एंगल इज 360। सो 150 प्लस 120 माइनस 360 डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, एंगल आ गया मेरे पास 30 हांगकॉन्ग का, ठीक है। हांगकॉन्ग का एंगल आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हैं हांगकॉन्ग के, तो हम फॉर्मूला फ्लिप कर देंगे, एंगल over 360 into total, which is the number of days. So it will be 30 over 360 into 72. So it will be 30 over 360 into 72. It's coming 6 days. Okay जी, आगे चलते हैं जी। Okay. Now let's move towards the next question. ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहे हैं सॉलिड कोन हैज़ बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अ मैथमेटिकल सिमिलर कोन इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ एज शोन इन द डायग्राम। द वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज रिमूव्ड इज 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो मतलब रेशो ऑफ दैट वॉल्यूम इज गिवन विच इज़ के क्यूब इक्वल्स टू 1/8। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करके। सो के मेरे पास आ रहा है 1/2। अब अगर मुझे जो कोन रिमूव हुई है उसका रेडियस और हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस रेशो से जो कोन ओरिजिनल वाली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टू फाइंड द रेडियस विल मल्टीप्लाई द रेशो विद द प्रीवियस रेडियस। टू फाइंड द हाइट वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेशो विद द प्रीवियस हाइट। सो इट विल बी 2 and 5, इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। Okay, now let's move towards the next part. Now they are saying calculate the volume of the remaining solid. अब remaining solid का वॉल्यूम निकालना है हमें। ओके जी, तो हमारे पास अब क्या क्या चीज़ें गिवन हैं हम ये देख लेते हैं। ओके सो वी, अच्छा देखा जाए तो ये टॉप वाला पोर्शन रिमूव हो गया है, ठीक है, ये टॉप वाला पोर्शन रिमूव हो चुका है। ओके जी, तो अब वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर फोन के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 पाई, अच्छा आर यहाँ पे 4 होगा और इसकी हाइट 10 है, और स्मॉल वाले की तो हम बता ही चुके हैं, पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। सो द फाइनल आंसर विल बी, अच्छा आप इसको पूरे को कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, so it's coming 146.60. ओके जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है, यू नीड दिस साइड जो कि नहीं गिवन ए ई वाली। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we can use, okay so we can use cos to find this side, ठीक है। so it will be cos 60 equals to AE over hypotenuse। तो AE मेरे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जिसको मैं T1 कह रहा हूँ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 60। तो ये मेरे पास एरिया आ रहा है 8 to 4 इंटू साइन 60 इंटू 1/2। इट्स कमिंग 8/√3, जिसको हम अगर डेसिमल में कर लें तो हो जाता है 13.85। अब हमारे पास इसका भी एरिया आ गया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब मुझे इस सेक्टर का भी एरिया निकालना है, ठीक है, इस सेक्टर का। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज़ 30 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर।
So it will be theta over 360 into pi r square. So it's coming 16.8. ठीक है, अब हमने करना क्या है, टू फाइंड द शेडेड पोर्शन you just have to subtract the area of the triangle one and the area of the sector from the rectangle. So 32 minus 13.85 minus 16.8. So 32 minus 13.85 minus 16.8. So the answer is coming 1.35 centimeter square. Okay, that's it for today. So इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम पेपर 4 और पेपर 2 के ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली कमेंट ऑन द वीडियो कि कौन सी क्वेश्चन में मसला आया, कौन सा पेपर करना चाहिए मुझे, तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.